अलग अलग है, अलग अलग डायनेस्टी है। एक राजा हारता है, दूसरा जीतता है। इस तरीके से जो डायनेस्टीज हैं, जो रूलर्स हैं, वो चेंज होती जा रही है, उनकी बाउंड्रीज भी चेंज होती जा रही हैं। तो आज हम जिस किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है गुप्त डायनेस्टी या गुप्त एम्पायर के नाम से जिनको जाना जाता है। गुप्त एज में जो है सभी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है, आर्ट का, म्यूजिशियंस का, पेंटिंग्स का, आर्किटेक्चर का, स्कल्पचर का, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट रहा है इस एज में। इसलिए इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। इंडियन समय में इसे गोल्डन एज कहा जाता है। इसकी प्रोग्रेस जो है हर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा हुई है। ये डायनेस्टी जो है 200 ईयर्स पहले की है ऑलमोस्ट, और 300 एडी तक जो है यहाँ पर वर्क किया गया है। 4th सेंचुरी एडी में जो है श्रीगुप्त ने इसे शुरू किया था। श्रीगुप्त के द्वारा इसका फाउंडेशन रखा गया। उसका फाउंडेशन रखने के बाद जो है ये यहाँ पर चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शासन किया, उसके बाद समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, कुमारगुप्त ने, और स्कंदगुप्त जो है लास्ट रूलर इसका रहा है। इसके बाद हुन्स के अटैक हो गए, जिसके कारण इनकी डायनेस्टी जो है खत्म हो गई, इनका एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होता चला गया। तो एक एक करके हम एक एक रूलर के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त एम्पायर के बारे में तो सबसे पहले दिया है आपको रूल्स ऑफ द गुप्त एम्पायर में चंद्रगुप्त का जो शासन रहा है वो 320 से लेकर 335 एडी तक का रहा है। ये फर्स्ट इंपोर्टेंट रूलर था इस डायनेस्टी का, चंद्रगुप्त फर्स्ट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ है। इसने अपने राज्य को बहुत ही एक्सपांड किया था। मगध और प्रयाग जो कि इलाहाबाद में है, सकेता, अयोध्या जो है कि इसने अडॉप्ट कर लिए थे, और इसे ग्रांड टाइटल दिया गया था इस समय में महाराजा धीराज का। महाराजा धीराज का पद जो है इसे प्रदान किया गया था, यानी ग्रेट किंग जो है बोला जाता था, किंग ऑफ किंग बोला जाता था। समुद्रगुप्त इसके बाद हुआ। समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो है एक ग्रेटेस्ट रूलर हुआ इस डायनेस्टी का, गुप्त डायनेस्टी का, जिसने 40 ईयर्स जो है रूल्ड किया है। 40 ईयर्स रूल्ड करने में इसने अपने किंगडम को हर डायरेक्शन में जो है डेवलप किया है, एक्सपांड किया है। ग्रेट वॉरियर कहा जाता था इसे, ग्रेट स्कॉलर कहा जाता था, म्यूजिशियन, पोएट एंड अबव ऑल अ गुड रूलर। हर तरीके से कि बहुत अच्छा रूलर था। इसने हिंदू धर्म, बुद्धिस्ट टॉलरेट किया, बुद्धिस्ट और जैन धर्म को भी। ही वॉन हंड्रेड्स ऑफ वॉर्स, इसने 100 से भी ज़्यादा वॉर किए हैं, इसलिए इनसे इंडियन नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है रामगुप्त आया, जो कि इनके बेटों में से एक था। रामगुप्त जो है उसने दुर्जनपुर इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में मिला है हमें, जैन इमेज में इसको फॉर्म किया गया है। इसे भी महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। लार्ज नंबर ऑफ कॉपर के इसके इंस्क्रिप्शन मिले हैं। विदिशा में इसके इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ब्रह्मी लीजेंट माना जाता था। कॉइन्स मिले हैं। रिटन द अर्ली स्टाइल, गुप्त स्टाइल में इसको जो लिखे गए हैं। इनका ओपिनियन है हिस्टोरियंस का कि जो रामगुप्त था वो एल्डर सन था समुद्रगुप्त का, है ना। तो समुद्रगुप्त का एल्डर सन माना जाता था, छोटा बेटा था, तो इसलिए इसको इसके बाद राजा बनाया गया था। इसके बाद जो राजा बना है उसकी पॉसिबिलिटी थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये राजा बना है रामगुप्त के बाद में, जो कि एक ग्रेट रूलर था गुप्त डायनेस्टी का। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये समुद्रगुप्त के बाद एक पावरफुल रूलर हुआ है, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, यानी सन ऑफ पावर के नाम से जाना जाता था, जिसने उज्जैन में भी शासन किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसका शासन रहा है। इसके अचीवमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ग्रेट है। इन्होंने साक्य को क्या किया था, मालवा से डिस्ट्रॉय किया था, गुजरात और महाराष्ट्र से डिस्ट्रॉय किया था, है। इस तरीके से इन्होंने कई सारे पोर्ट तक, जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ तक टच किया था, और वहाँ तक अपने एम्पायर को एक्सपांड किया था। इनके कोर्ट में जो 9 जम्स थे वो माने जाते थे। नवरत्न जो थे इनके मिनिस्टर्स थे, जिसमें कालिदास भी शामिल थे, है, जो कि एक फेमस क्या थे, कवि थे। उसके बाद जो फेमस रूलर हुआ है कुमारगुप्त हुआ है। कुमारगुप्त फर्स्ट जो है चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो है उनका सन था वो राजा बना है। महादेवी दुर्गा स्वामिनी जो है इसकी मदर थी। द टाइटल ऑफ कुमारगुप्त इज महेंद्रगुप्त। महेंद्रगुप्त का जो है इसको टाइटल दिया गया था। इसने रूल किया है 455 एडी में, है ना। ये नर्मदा वैली तक से लेकर जो है पुष्यमित्रा तक इसका पावर था, और इसका एम्पायर इसने वहाँ तक फैलाया था। इसके बाद जो स्कंदगुप्त राजा बना, जो कि लास्ट रूलर कहलाया है। स्कंदगुप्त जो था
इसने भी शासन को अच्छे से बढ़ाया, लेकिन इसके समय में हुन्स के अटैक्स होने शुरू हो गए थे, इसलिए वार में धीरे धीरे ये अपने पावर खोता जा रहा था और वीक होता जा रहा था, इसलिए ये डाइड हो गया। आखिरी में इसका कंट्रीब्यूशन जो था वो डिक्लाइनिंग हो गया और डाइड हो गया 467 AD। इसके बाद इसके जितने भी पार्ट हुए इस शासन के, उसमें अलग अलग राजा हुए जो कि दूसरों के अटैक से, जैसे हर्षवर्धन है, चालुक्यास है, पुलकेशिन है, पल्लवास है, इनके अटैक से इस एम्पायर का पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। यदि हम गुप्त एम्पायर की बात करें तो इसमें किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो डिवीजन किया गया था इनके एम्पायर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था एम्पायर जिसमें किंग होता था, जिसे अमृत के नाम से जाना जाता था। फिर प्रोविजन, यानी आज की लैंग्वेज में कहूँ तो स्टेट्स होती थी, जिसे उपारिकास गवर्नर जो है वो देखता था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है आयुकास थे और विलेज लेवल पर ग्रामपति हुआ करता था, जो वहाँ की देखरेख करता था, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता था। गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का लिबरल था, सब लोग आज़ादी से अपनी लाइफ को डे टू डे जो है स्पेंड किया करते थे। लॉ जो था वो सिंपल था, पनिशमेंट स्टाइल भी बहुत ही सिंपल थी। एम्पायर जो था वो प्रोविंस में, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस में डिवाइड किया गया था। गवर्नर जो था वो देखता था और गांव में जो है विलेजपति जो है इसको देखा करता था। यहाँ पर किंग जो है उसके असिस्टेंट होते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जिसे मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता था, और ये सैलरी बेसिस पर जो है रखे गए थे। जो फाहेंग है, ग्रेट स्कॉलर है चाइना का, वो यहाँ पर 5th सेंचुरी में विजिट करने आया था और गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसके अकाउंट से जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसका डाउनफॉल देखें तो गुप्त एम्पायर किस तरीके से डाउनफॉल हुआ है, तो आफ्टर द समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये जो है धीरे धीरे वीक होने लगे। इसके बाद के रूलर्स और फिर ये डायनेस्टी जो है डिक्लाइन हो गई। गुप्त किंग जो है उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को ज्वाइन कर लिया, नॉन वायलेंस की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट कर ली, और कई सारे हुन्स के अटैक्स हुए इस पर, जिससे वीक हो गए और अपनी पावर जो है वो खोते रहे। ये एम्पायर जो था बहुत ही वास्ट था, बहुत बड़ा था, इसलिए इसको कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट था, इसलिए प्रॉपर तरीके से इस कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। और मेनी गवर्नर्स जो थे वो प्रोविनेंस के, वो इनके अगेंस्ट हो गए थे, वीक हो गए थे, जिससे इनकी इंडिपेंडेंस जो है वो खोती जा रही थी। पेमेंट जो है इनको सैलरी बेस पर रखा गया था, कोई लेट फीस नहीं दिया गया था, एक्स्ट्रा मनी नहीं दिया जाता था, जिससे करप्ट भी होते जा रहे थे। इसके बाद जो गुप्त डायनेस्टी थी या गुप्त एम्पायर था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। वो 3 पार्ट थे, हर्षवर्धन और चालुक्यास, पुलकेशिन। इन्होंने इसके एम्पायर को धीरे धीरे जीत लिया था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन जो है, जो कि रूलर था थानेसर का, है, प्रेजेंट में मॉडर्न हरियाणा जो है उसे थानेसर के नाम से जाना जाता था। इसकी कैपिटल उस समय में कन्नौज हुआ करती थी। इसने अपने एम्पायर को हिमालय से लेकर नॉर्थ रिवर नर्मदा तक इसको एक्सटेंड किया था, है ना। बंगाल में ईस्ट तक इसको फैलाया था, पंजाब से लेकर बंगाल तक ही इसका एम्पायर जो फैला हुआ था। नर्मदा को क्रॉस कर कर जो है इसने स्टॉप कर दिया, वहाँ से पुलकेशिन सेकेंड का राज्य जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हर्षचरित्र के बारे में, इसके बारे में लिखा गया है, वहाँ से इसकी बायोग्राफी से हमें इसके बारे में पता चलता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो हर्षचरित्र के बारे से हमें मिलती है। हुइंस्टन्स जो है चाइनीज विजिटर जो है इस समय इंडिया आया था, और उसके अकाउंट से भी हमें इस एम्पायर के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। यदि हर्षवर्धन का हम एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो यहाँ पर भी हर्षवर्धन जो है सुप्रीम पावर था। उसके बाद प्रोविनेंस थी जिसे भुक्तीस कहा जाता था, और डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, और उसके नीचे जो है विलेजेस हुआ करते थे। यहाँ पर अलग अलग ऑफिसर्स जो थे वो अपॉइंट किए गए थे, फुल फ्रीडम थी उनको वर्क करने की और डिसीजन लेने की, और इनको भी पेड किया जाता था ग्रांट, जो कि रेंट के रूप में इनको प्रोवाइड किया गया था। ये भी पावरफुल थी, है ना। हर्ष के डेथ के बाद इन्हें इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया, और इस तरीके से इनका खुद का एम्पायर ये हो गया। सेकेंड की बात करें तो चालुक्यास है। चालुक्यास जो है ये भी बहुत पावरफुल रूलर थे, लेकिन पुलकेशिन सेकेंड ने जो है इनके किंगडम को जो है जीत लिया था, है ना। रिवर ऑफ कृष्णा से तुंगभद्रा रिवर तक इनका जो है शासन रहा। फिर उसके बाद आया पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ही अटेन्ड द फेम आफ्टर द डिफीटिंग ऑफ द हर्षवर्धन। इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है यही हुआ है। बैंक ऑफ रिवर नर्मदा से लेकर ग्रेट वॉरियर तक इन्होंने क्या किया है, अपना शासन चलाया है। बहुत ही ग्रेट वॉरियर था ये, इसने लड़ाई कर कर अलग अलग
राजाओं से अपने एम्पायर को बढ़ाया था। ह्वेन टंग्स जो है, जो कि चाइनीज पिलग्रिमेज है, उसके अकाउंट में भी पुलकेशिन सेकंड के बारे में हमें उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कीर्तिवर्धन जो है इसके बाद राजा रहा, जिसकी रूटेट से आउट बाय द राष्ट्रकूटास, उसको राष्ट्रकूटास ने जीता था। फिर हम बात करते हैं पल्लवास की। पल्लवास जो है इनकी डायनेस्टी बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी। ये चेरा डायनेस्टी को जीतकर, चोल डायनेस्टी को और पांड्य डायनेस्टी को जीतकर जो है राजा बने थे। इनका जो है होल तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया था। इनकी कैपिटल जो है कांचीपुरम थी। पल्लवा रूलर जो थे महेंद्र वर्मन जो है और नरसिंह वर्मन उसका बेटा, जो काफी प्रसिद्ध हुए थे। नरसिंह वर्मन हैड डिफीटेड द पुलकेशिन, इसने पुलकेशिन को हराया था, द्वितीय को, और कैप्चर कर लिया था पूरे चालुक्य एम्पायर को। ठीक है, तमिल सेंटर जो है इज द न्यू हाईएस्ट इन द पल्लवास। पल्लवा ने जो है तमिल लैंग्वेज को बहुत ही हाईएस्ट स्क्रिप्ट प्रोवाइड करी है। महेंद्र वर्मन जो हिमसेल्फ एक पोएट था, वो खुद एक कवि था और वो कविताएं लिखता था। रॉक्स कटिंग के इस तरीके के टेम्पल्स बनाए गए हैं उस समय में, जो कि कांचीपुरम में बने हुए हैं और फेमस है ये टेम्पल बहुत ही, जो कि नियर चेन्नई के पास में बने हुए हैं। आप कभी भी विजिट करने जाए तो यहाँ पर इनको देख सकते हैं। सोर्स की बात करें कि इनसे किन के बारे में, कैसे इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो लिटरेचर सोर्स से मिलती है। जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे जो है इसमें फाहेन आया है, उसके अकाउंट से हमको गुप्त एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। ह्वेन टंग्स के अकाउंट से हमें हर्षवर्धन और पल्लवास की जानकारी मिलती है, चालुक्यास की जानकारी मिलती है। इसी तरीके से संगम लिटरेचर जो है कि जो तमिल में लिखा गया है, उससे पल्लवास की जानकारी जो है प्राप्त होती है। और इसी तरीके से आर्कोलॉजिकल सोर्सेस भी, सर्वे ने भी कुछ रिपोर्ट्स दी हुई है। तो आयरन पिलर बने हुए मदुरई में, है ना, मेहरूली में, जहाँ पर गुप्त एम्पायर के बारे में हमें पता चलता है। उस समय में बनाए गए पिलर से, जिन पर उनसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखे गए हैं। इलाहाबाद में पिलर बना हुआ है, जो कि समुद्रगुप्त फोर्ट के लिए बनाया गया था, है ना। रुइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि हर्षवर्धन के द्वारा बनाई गई थी। टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम जो है, और कांजीपुरम है, जो पल्लवास के द्वारा बनाया गया था। तो इन सारे आर्किटेक्चर से, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से हमें उस समय के बारे में पता चलता है। इस तरीके से हमने देखा कि गुप्त डायनेस्टी जो है लार्जेस्ट इम्पोर्टेंट उनका रोल रहा है हिस्ट्री में, और उन्होंने ऑलमोस्ट 200 ईयर जो है रूल किया है। और गुप्त डायनेस्टी में ही आर्ट, कल्चर, म्यूजिशियन, पेंटिंग सभी का डेवलपमेंट किया गया है। इसलिए इस डायनेस्टी को गोल्डन पीरियड माना जाता था। और ये चैप्टर होता है यही कंप्लीट। मिलेंगे